अम्बेडकर मन साधना संज्ञान वंदन, बाबा साहिब के विचारों का सजग दिन मान वंदन। विश्वविद्यालय मनोहर की कला हमारे बीच एक समृद्ध मंच है। मैं मंचासीन सभी अतिथियों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। माननीय मंत्री महोदय श्री रविंद्र इंद्राज सिंह जी आज के मुख्य अतिथि, आज के सम्मानित अतिथि गेस्ट, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर सुश्री नंदिनी पालीवाल जी, सचिव उच्च शिक्षा, कुमार अभिषेक जी, निदेशक उच्च शिक्षा, इस प्रांगण के कुलपति इंदिरा गांधी तकनीकी महिला विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर रंजना झा जी, कुल सचिव श्री प्रशांत कुमार जी, हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय प्रोफेसर अनु सिंह लाठर जी, कुल सचिव डॉक्टर नवलेंद्र कुमार सिंह जी, आप सभी लोगों का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। मैं अपने सभी अतिथियों का स्वागत तहे दिल से कर रहा हूं, लेकिन मेरे सामने एक समस्या ये है कि मैं अपनी ही कुलपति महोदय, जिनके कुशल नेतृत्व में यह कार्यक्रम हो रहा है, उनका स्वागत कर उनके कोपभाजन का शिकार नहीं बनना चाहता। वो हमारी कुलपति हैं, उनके दिशा निर्देशन में सारे कार्य चलते रहते हैं। मैं मैम को इस कुशल कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। निश्चित रूप से बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर जो ये महाउत्सव मनाया जा रहा है, वह महाउत्सव जिस प्रांगण में मनाया जा रहा है, उसकी नींव, उसकी एक एक ईंट की गूंज बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से लिखी हुई है। हमारा सौभाग्य है कि डॉक्टर भीमराव, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय को यह महोत्सव मनाने का अवसर मिला है। मित्रों, बाबा साहब ने जो संविधान हमें दिया, वो संविधान कोई महज एक पुस्तक नहीं है। वह मेरे लिए, पूरे समाज के लिए एक दिशा निर्देश प्रदान करता है। वह एक ऐसे धार्मिक ग्रंथ की तरह है जिसकी सब हम पूजा, अर्चना और वंदना करते हैं। मित्रों, यह वही संविधान है जो हमें एक होने की बात सिखाता है। यह वही संविधान है जो हमें सुख से जीने की राह बताता है। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब हम अनेक हैं, जब जब हम एक नहीं हुए, तब तब हम पराधीन हुए। बाबा तुलसीदास ने कहा था कि पराधीन सपने में सुखना है। पराधीन व्यक्ति सपने में भी सुख की आस नहीं कर सकता है। बाबा साहब का संविधान की निर्मिति एक ऐसा रास्ता देता है हमें जो हमें सुख की ओर ले जाता है। निश्चित रूप से उस संविधान के प्रति एक आत्मसमर्पण, एक समर्पण का भाव हमारे मन में आता है, जिसको हम प्रणाम कर आगे की क्रियाविधि करते हैं। यह राह दिखाता है हमें कि हमें एक अच्छा नागरिक कैसे बनना है, हमें एक होकर कैसे रहना है, क्योंकि इस एकता के सूत्र में ही हमारी स्वाधीनता विराजमान है।
सबका साथ और सबका विकास जो सूत्र वाक्य है इस संविधान का, वो सबका साथ और सबका विकास भारतीय समाज में आज किस तरह से गुंजयमान हो रहा है, हम सब इसके साक्षी हैं। यह सूत्र वाक्य निश्चित रूप से जो आज हमारी प्रगति का आधार बना है, उसकी नींव बाबा साहब अम्बेडकर ने इस संविधान के माध्यम से रखी। बाबा साहब अम्बेडकर की इस महोत्सव को मनाने के लिए जिस नई चेतना के साथ हम अवतरित हुए हैं, जिस नई चेतना के साथ हम यहाँ आए हैं और एक नए माहौल में जो ये उत्सव मनाया जा रहा है, वो निश्चित ही वह उत्सव अपने चरम पर पहुंचे। Thank you so much, sir, for welcoming one and everyone over here. It is my now pleasure to invite Professor Rukmini Sen, Director Outreach and Extension Division, for sharing with us a report of the University Action Plan for Ambedkar Jayanti. It is a matter of great honor that the inauguration of the week-long celebration of Dr. Ambedkar Jayanti is being hosted at our university. Dr. B.R. Ambedkar University, Delhi, with its core values of excellence with equity and social justice, social responsibility, engaged scholarship, and commitment to human values, has been one of the pioneering higher education institutions in Delhi as well as in India, promoting and propagating Dr. Ambedkar's philosophy, principles, and praxis. This week, as part of Ambedkar Jayanti celebrations, the Outreach and Extension Division of the University, under the direction of our Honorable Vice Chancellor, has been able to bring the entire university community come together to remember the constitutionalist, social reformer, and national leader, Dr. Ambedkar, whose relevance remains formidable in contemporary times. In this week, the School of Education Studies of our university is organizing a panel discussion on constitutional values and everyday teaching. The same school, as well as the School of Socio, Legal and Political Studies, have organized a poster competition among their students on the theme Ambedkar, Democracy and Education. There will be an extempore competition and quiz competition for the students of the university. The Lit Socrates Creative Writing Society is organizing a poetry competition on Dr. Ambedkar's thoughts and ideas, open for students across colleges in Delhi to participate. As part of the mandate of this division, a week-long celebration like this, involving the entire student community, enables them to familiarize themselves with Dr. Ambedkar's writings and the principles of social justice, inclusion, gender equality, and democratic principles that he upheld. This week-long set of activities will end with the Ambedkar Memorial Lecture on the 14th of April at the India International Centre, to be delivered by Professor Kanhaiya Tripathi of Central University, Punjab, who is the Ambedkar Chair Professor of Human Rights and Environmental Values under the Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India. It may be noted that this year will be the 14th Ambedkar Memorial Lecture, a lecture series introduced from the inception of the university as its commitment to the citizens of Delhi to spread the message of Dr. B.R. Ambedkar. The first 10 lectures delivered by renowned social scientists like Professor Veena Das, Professor Bhiku Parekh, Professor Upendra Bakshi, or Professor Gopal Guru, under the aegis of this series, has been published as a book, Conversations with Ambedkar, edited by the noted political scientist Valerian Rodrigues. In 2022, Gandhi Katha by storyteller Dr. Shobhana Radhakrishna, who delivered a Katha Vachan
lecture. Professor C. Sheila Reddy, former chair, Dr. Ambedkar, chair in Social Justice, Indian Institute of Public Administration, New Delhi, delivered the Ambedkar Memorial Lecture in 2023. In the same year, in the run-up to the 14th April event, connecting G20 celebrations with Ambedkar Jayanti, there was a panel discussion titled India, that is Bharat. Additionally, there was an inter-university painting competition on the theme Baba Saheb Ambedkar and the Constitution of India, as well as a Nukkad Natak competition on Ambedkar and his struggle for community upliftment. We witnessed enthusiastic student participation in both these events last year from across colleges in Delhi. Last year, we had organized a panel discussion titled Relevance of Ambedkar's Thought in Indian Economy, in connection with the university's mandate to foster the Viksit Bharat at 2047 agenda. More importantly, a tree planting initiative, Ambedkar Bagwani, was launched last year, dedicated towards Dr. Ambedkar's keen interest in nature. This brief report seeks to highlight how the university has been commemorating Dr. Ambedkar's Jayanti, and in the last few years, under the direction of our Honorable Vice Chancellor, creating active student participation around it. This year, with the government of NCT of Delhi choosing this university to be the site to inaugurate their week-long Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar Jayanti celebrations, makes our resolve and commitment to further the principles of social inclusion and equality in the university's pedagogy, policy, and practices of outreach, only more robust. We look forward to support and collaboration from all concerned in this August gathering towards this mission. Thank you. Good afternoon, everyone. Good morning to everyone. The chief guest of today's program, Honorable Minister of Welfare for SC and ST, Social Welfare, Cooperation and Election, Government of NCT of Delhi, Shri Ravindra Indraj Singh, an experienced politician and dedicated social worker. Shri Indraj Singh has been a relentless advocate for the rights of Dalits and marginalized communities. He has consistently worked towards social justice, empowerment and inclusive development for Dalits. With a dedication to social cause, he has contributed towards building a progressive, inclusive and empowered Delhi. Sir, welcome to our campus today. We are very thankful to you for accepting the invitation. Madam Nandini Paliwal, Secretary Higher Education and Technical Education, Professor Ranjana Jha, Honorable Vice Chancellor IGDTUW, Shri Kumar Abhishek, Director Higher Education, Shri Prashant, the Registrar of IGDTUW, Professor Satyaketu Sankrit, our Proctor, Dean Academic Affairs and Dean SOL, Dr. Navlendra Kumar Singh, Registrar of the University, Professor Rukmini Sen, Dean SHRM Outreach and also the Nodal Officer of this week-long program, Deans, Directors, Faculty members of our own university, Dr. B.R. Ambedkar University and also of IGDTUW. I welcome all of you to this program, week-long program which inaugurated today by our honorable chief guest. Every year when we organize Baba Saheb's annual Ambedkar Memorial Lecture, all faculty members participate with the kind of enthusiasm, and the attendance on that program is always very high, and we've been calling people from all over the country who specialize in the area of Ambedkar studies and who have researched in that area. Baba Saheb, as we know, was born on April 14, 1891. This April 14
This is 135th birth anniversary. He died at the age of 65 years on December 6, 1956, leaving behind a legacy for humanism, social justice and empowerment and development of society at large, and also giving very futuristic agenda for the social welfare of Dalits in particular. Our university proudly honors Dr. B.R. Ambedkar's legacy by integrating his transformative ideas into 53 courses across diverse academic programs which we offer at our university. In our School of Development Studies, for example, both the PhD and MA courses delve into Baba Saheb's political theories, examining his views on nationhood, democracy, and socio-political conditions essential for constitutional governance. Similarly, programs offered by School of Legal and Socio-Political Studies and School of Undergraduate Studies challenge students to critically engage with Ambedkar's writings through courses like Reading and Understanding Ambedkar, Caste and Indian Modernity. We ensure that Ambedkar's vision continues to inspire our collective pursuit for a just, equitable and progressive society. Our university's vision is stated as Dr. B.R. Ambedkar University aspires to be a premier, globally recognized institution of higher learning with a focus on liberal arts, humanities and social sciences. We are committed to the promotion of education, research and extension work, combining the academic excellence with access, equity and social justice as envisaged by Baba Saheb. Our core values have further been envisaged and guided by Baba Saheb's own vision, and I state them as excellence with equity and social justice, engaged scholarship, valuing diversity, social responsibility, commitment to human values, teamwork and collaboration, transparency and accountability, and welfare of all. Dr. Ambedkar was not only the chief architect of the Indian Constitution, but also a visionary thinker, economist, and a statesman. His life is a testament to courage, scholarship, and an unwavering commitment to building an egalitarian society. I have always felt that a great visionary like him was essentially a university person. I think in all my discourses, in all my speeches, I have emphasized that he was truly a university professor and truly a university person. He was PhD in economics from Columbia University 1927 and London School of Economics 1923, professor of political economy in the Sydenham College of Commerce in economics, and took 29 courses in economics, 11 in history, 6 in sociology, 5 in philosophy, 4 in anthropology, 3 in politics, 1 each in French and German, and 4 research papers published in noted academic journals. The title of his thesis was The Problem of Rupee, Its Origin and Solution. Ambedkar was amongst the first set of Indians who were trained in economics systematically, scientifically, and practiced it professionally in his life. However, he did not pursue economics in his career. I wish he was a professor in a university as well. This was a great loss to the university because he was essentially a man who did everything based on research. He never spoke anything out of context because his research was survey based. The primary database researches which he undertook, which even in today's time I think most of the researchers may not venture into, but in those times he based all his theorization, all his philosophy, all his discourses based on the research survey based work. He had studied with greatest scholars of his time like John Dewey, who was the greatest philosopher and who again spoke about the development of societies. Seligman, the teacher of public finance, that is why since he was very close to these scholars, that's how he had a great hold on finance and financial
issues of those times. Edwin Cannon, he was the economist of that time, and with Edwin Cannon he has also published joint papers. While India faced inflation and standard of living declined between 1939 to 1945, inflation almost touched 30%. Dr. Ambedkar argued for minting gold coins which could stabilize our economy and currency rates. But since he was not as influential politically those days, this could not be heard so seriously in those times. His best academic publication was on Essay on Farming and Farm Holdings, published in 1918, as early as 1918. He discussed the problem of small land holdings and their fragmentation issue which the farmers were facing during those times. He advocated for industrialization on the one hand and cooperative farming on the other hand. And cooperative farming because he knew that the small farmers would never be able to get the edge in terms of the sustainability, in terms of standard of living. So along with the industrialization, he also spoke of cooperative farming. Every Indian must read his books, his writings to understand his thoughts and wisdom on burning issues from 1920 to 1935 on political landscape of India. As soon as I became the Vice Chancellor of this university, the first thing and the first day what I did was I got all the books issued in my name from the library of the university and read all those books in next 18 months time so that I could understand Dr. B.R. Ambedkar and Baba Sahib personally and better and not through secondary sources and hearsay. Ambedkar means education, he means wisdom, he means statesmanship, he means politics and philosophy, he means scholarship, he means social justice, he means equity, he means inclusion, he means vision, he means hope, he means compassion, he means determination, he means consistency, thought and action, he means struggle, and he means a man par excellent. Let's all pay tribute to the great son of our nation. One of the most impressive and powerful quotes by him I would like to read as a woman because it gives me so much solace that he also was so concerned about the women issues. I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved in the societies. So with that note, I would like to close. Congratulations to all of us for celebrating him in terms of his philosophy, his thoughts, his actions, which we measure through and which we learn through the courses as well as while remembering him every year. We remember him on 26th of November by reading the preamble. We remember him on 26th January, that is the Republic Day, the Constitution Day. And we also celebrate 1 week long our memorial week for Baba Sahib tribute. So on the 14th of April every year we have Ambedkar Memorial Lecture where we invite somebody who has worked in the area of his thoughts and his philosophy. And congratulations to Dr. B.R. Ambedkar fraternity for associating with him so passionately. Thank you so much. Words of enlightenment and inspiration for everyone here. We shall now proceed for the preamble reading initiated by our chief guest. उद्देशिका हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण चलो दोबारा बोल देता हूँ मैं स्टार्ट कर देता हूँ हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए
लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एक इदत द्वार इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मकृत करते हैं। धन्यवाद। तो ये पढ़ना है। और मैं अपने जीवन में जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा भागता है वो विधि के विधान में मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है। मैं कभी नहीं चाहता था कि इन मंचों पे मैं आऊँ, पर फिर भी प्रयास करता हूँ। इंग्लिश में हाथ तंग है, थोड़ा सा माफ़ी कर देता। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया preamble, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to show to all the citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all penalty assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. The Our Constituency Assembly this 26th day of November 1949 do hereby deport and give to ourselves this constitution. Thank you so much. राजनीति में फादर विधायक थे नरेला से 93 में, और मैं एक ऐसा शख्स भी हूँ कि दिल्ली के अंदर जिसके पिताजी विधायक थे, वो मंत्री बन के दिल्ली सरकार में आया। कभी सोचा नहीं था, पढ़ाई में हाथ तंग था, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, और सत्य कहने से मुझे कभी भी, क्योंकि हमेशा प्रेरणा ही मिलती है। जिंदगी पूरी प्रैक्टिकल गुजारी है, जीवन में जितना भी एफर्ट्स किया वो बाबा साहब के विचारों से लेके, उनके संस्कारों से लेके, उनका जो अंत्योदय का एक परिचय था, परम पूजनीय दीनदयाल जी ने भी अंत्योदय का परिचय दिया, वहीं लौटना चाहता हूँ। वहीं इसलिए लौटना चाहता हूँ कि वो पीड़ा मैंने अपने जीवन में देखी। बहुत बड़ा परिवार, कमाने वाला एक व्यक्ति, 12 भाई बहन थे पिताजी, 30 गज का मकान था, सोने के लिए चौपाड़ में जाना। हमारे जैसे बच्चे जब पैदा हुए तो एक कमरा तलाशने के लिए भी बड़ी तकलीफ थी।
पर इंसान मेहनत करता है, कुछ डेस्टिनी भी होती है, पर मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा कर्म प्रधान रहा है और इसलिए आपके सामने खड़ा हूँ। एक बायोग्राफी मैंने अभी कालिंदी कॉलेज में भी कहा कि जितने भी टीचर्स या स्टूडेंट्स होते हैं उनकी बायोग्राफी की भी एक कॉलेज के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर एक ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने जीवन से चले जाते हैं, वो याद भी नहीं रहते। जैसे मैं अचानक कई बार पूछ लेता हूँ बहुत सारे बुद्धिजीवी लोगों से कि देश में कितने प्रधानमंत्री हुए, तो सभी का नाम शायद हमें मालूम भी ना हो, तो मैं कहता हूँ हमें कौन जानेगा, पर इतिहास संजोने के लिए होता है। तो ऐसा इतिहास अपने इस यूनिवर्सिटी का हमेशा संजो के रखना। मैं मैम से रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी प्रतिभाशाली बच्चे यहाँ से जाते हैं, आप सब भी अपनी एक ऐसी बायोग्राफी यहाँ अवश्य छोड़ के जाना जिससे कि आप अमर हो जाएं। नहीं तो लोग चले जाते हैं, इतिहास चला जाता है, पर वो कभी बरकरार नहीं रहता। तो आज के बाद निवेदन करूंगा कि यहाँ जितने टीचर्स हैं वो अंतिम छोर तक, जब तक इस यूनिवर्सिटी के साथ रहें, वो अपनी बायोग्राफी बना के जरूर इस यूनिवर्सिटी के अंदर छोड़ के जाएं। अच्छा लगता है तो ताली बजा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब मैं इस कंपाउंड के अंदर आया तो एक अंदर से डर था कि मेरे से तो सभी ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे यहाँ मेरे सामने होंगे, टीचर्स होंगे, प्रोफेसर्स होंगे, पर एक एक्सपीरियंस जीवन में सभी के काम आता है। वो एक्सपीरियंस है जीवन में, जो अनुभव आपके जीवन में होता है उसको शेयर करते हैं इन मंचों के माध्यम से। बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे अपना गोल सेट कर चुके होंगे, पर मैं ये कह सकता हूँ डेस्टिनी में कहाँ जाना किसी को पता नहीं। पर ये कहूँगा ईमानदारी से कभी भी किसी चीज़ को भी चुनोगे वहाँ तक अवश्य पहुँच पाओगे। मैं जब अपने सनातन की खूबसूरती को देखता हूँ, बाबा साहब के विचारों को, मैंने पढ़ा नहीं कभी, मेरे हाथ में फ़ोन आता है, मैं कभी कभार सुन लेता हूँ, बहुत ज़्यादा जानता भी नहीं। मैं मैम से कह रहा था मैं सीखने के लिए बार बार आपके पास आता रहूँगा यहाँ पे, क्योंकि मौका है मेरे पास, और जब तक आप सबसे नहीं सीखूंगा तो आप सबके लिए कुछ कर भी नहीं पाऊंगा। हम राजनीतिक माहौल में बहुत सारी योजनाएं लाते हैं। मैं आते हुए मुझे कुछ पेज दिए गए थे कि आप पढ़ लेना, तो ईमानदारी से ही बताता हूँ, उसमें बहुत सारा कुछ लिखा हुआ था, कॉलेज के बारे में लिखा हुआ था, पर बहुत सारी चीज़ें बोलने के लिए और कहने के लिए आवश्यकता नहीं है। यहाँ का वातावरण बता रहा है कि यहाँ हर चीज़ की केयर टेकिंग बहुत अच्छे से की जा रही होगी। लगातार ये यूनिवर्सिटी उन्नति कर रही है, और सबसे अच्छा ही बात लगती है कि मैं सोशल वेलफेयर का, मेरे पास मंत्रालय है, और मैं कहीं ना कहीं रिजर्व कैटेगरी से भी आता हूँ। देखने में नहीं लगता हूँ, सभी लोग कहते हैं रिजर्व वाला नहीं हो सकता, मगर स्मार्ट नहीं होते क्या वो? अभिषेक भी स्मार्ट है। स्मार्ट तो इंसान कर्मों से होता है, कई बार दिखने में भी होना चाहिए, क्योंकि जब रिश्ता होने वाला होता है तो लोग सुनते हैं कि हाँ मेरा पति स्मार्ट होना चाहिए, मेरी पत्नी स्मार्ट होनी चाहिए। होना चाहिए, पर कर्मों के आधार पर बाबा साहब जैसे होना चाहिए। मैं जब इस जयंती की रूपरेखा बना रहा था तो कुमार अभिषेक और पूरी एजुकेशन टीम से लेकर सभी सोशल वेलफेयर के सभी अधिकारी साथ थे, तो मैंने एक अमेंडमेंट किया कि बाबा साहब के साथ उनके पिताजी का नाम नहीं जोड़ते हैं। तो आपने देखा होगा कि राम जी सब जुड़ा हुआ है।
और हमने अपने जीवन से क्या, बाबा साहब की पहचान से उनकी पहचान समाप्त करने का काम किया है, जिसमें अमेंडमेंट किसी भी सरकार ने नहीं किया। और ये दुखदाई है। मैंने कहा कि उनके सभी जब चित्र छपे या कोई चीज़ लिखी जाए तो नेशन फर्स्ट का भी आपने उसमें हमेशा सिंबॉलिक के रूप में उनका इंप्रेशन अवश्य लेना, क्योंकि देश की विभाजन के समय ये दो लोग थे, एक पाकिस्तान के साथ चला गया और एक हिंदुस्तान में रह गया। जो हिंदुस्तान में रहे, एक मंडल नाम था उनका, पूरा नाम मुझे नरेंद्र मंडल या कुछ नाम, क्या नाम था उनका, हैं योगेंद्र नाथ मंडल। मुझे इतना याद रह जाता है, योगेंद्र भूल जाता हूँ, कम पढ़ा लिखा हूँ ना, पर इतनी मेमोरी में जरूर है कि वे दो लोग थे। एक ने पाकिस्तान के साथ जाना अपने आप को अच्छा समझा और एक नेशन फर्स्ट का नारा देके अपने हिंदुस्तान, अपनी धरती से प्रेम के रूप में यहाँ पे रहे। बाबा साहब की जो जीवनी मैं प्रैक्टिकल देखता हूँ, कितने ही देशों में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और वो कुछ भी कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने किसी भी, जब मैं देखता हूँ वो इकोनॉमिस्ट भी थे तो वो कुछ भी प्राप्त कर सकते थे, वो उनके इम्प्रेशन में भी आता था, उनके जीवन की शैली में भी वो चाहते थे कुछ भी बना सकते थे अपने लिए, पर उन्होंने कभी कुछ नहीं बनाया। 1 इंच जमीन भी उनके नाम पर आज तक नहीं, 1 इंच जमीन, यानी उनके पास कोई अपनी प्रॉपर्टी नहीं। पर आज मैं कह सकता हूँ कि विश्व के अंदर कोई सबसे बड़ी धरोहर का मालिक है तो बाबा साहब भीमराव रामजी अम्बेडकर। मेरे ख्याल से जितनी शोध उनके नाम पे हुई है, मेरे ख्याल से विश्व में किसी के उनके नाम से ज़्यादा किसी के प्रति शोध भी नहीं है। पर आप सब लोग यहाँ उसकी नाम को शोध करने के लिए, उनको अपने जीवन में बसाने के लिए या उनको समझने के लिए लगातार यहाँ पढ़ते हैं, प्रयास करते हैं। कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, मैं कर लूँगा हैंडल, डोंट वरी, आता है हैंडल करना, क्योंकि पूरा जीवन हैंडल करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। पर मैंने एक बात शुरुआत में कही थी कि मुझे वहीं पहुँचना है जहाँ से मैं शुरू हुआ। उसका कारण आज ये मंत्रालय मिला है तो सोशल वेलफेयर और SC/ST और OBC के साथ अंत्योदय का परिचय देने के लिए मिला। इस मंत्रालय में है कुछ नहीं, बस पेंशन जाती है, ट्यूशन फीस जाती है, 2-4 योजनाएं मुख्यमंत्री के नाम पे, प्रधानमंत्री के नाम पे। जब मैं अपने इस मंत्रालय को शोध कर रहा था तो मैंने कहा तो आत्मनिर्भर बनाने वाला मंत्रालय, पर हमने और सरकारों ने 32 साल हुए दिल्ली की सरकार को। एक बार भाजपा की सरकार बनी 93 के अंदर, उसके बाद 15 वर्ष कांग्रेस की सरकार रही और 11 वर्ष की सरकार आम आदमी पार्टी की रही। अब दोबारा दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस बार एक सौभाग्य भी है। सौभाग्य ये है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री इसी यूनिवर्सिटी से पढ़कर रेखा गुप्ता जी ने इस दिल्ली यूनिवर्सिटी को जिया है। वो दिल्ली की यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट रही, सेक्रेटरी रही, और जब ये बजट बन रहा था तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा बजट उन्होंने देने का प्रयास किया तो एजुकेशन सेक्टर को देने का प्रयास किया। मैंने पूछा उनसे, भाई इतने सारे पैसे वहाँ दे दिए, मेरे को तो दिए नहीं। उन्होंने कहा कभी भी सोशल वेलफेयर की कोई भी कार्य में कभी कोई बाधा नहीं आई। और उन्होंने कहा कि जिस देश का एजुकेशन स्ट्रक्चर बढ़ गया वो देश अपने आप में, और उनकी सोच में भी था कि मैं विद्यार्थी परिषद की कार्यकर्ता रही हूँ, दीनदयाल और बाबा साहब के विचारों पर चलने वाली कार्यकर्ता रही हूँ, तो अंत्योदय का परिचय भी दूंगी। और अंतिम छोर के कार्यकर्ता का, अंतिम छोर के व्यक्ति का उदय हो
इस पर पूर्ण प्रयास करूंगी, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही वो उदय हो सकता है और कोई कारण नहीं। तो इतनी अच्छी मुख्यमंत्री भी है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को भी नहीं बोल सकता। शिक्षा का स्तर तो एक अलग विषय है। अगर पूरे 1950 से लेकर जब से संविधान, अगर कोई व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद अंतिम छोर के व्यक्ति की चिंता करने के लिए आया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री। मैं किसी सरकार की गुणगणना नहीं करना चाहता, पर प्रैक्टिकल है और ये प्रैक्टिकल दिखाई देता है। जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने पहली बार लाल किले के प्राची से शौचालय की बात की तो बहुत सारे कमेंट्स आए। तो मैं किसी एक विशेष हमारे बुद्धिजीवी अधिकारी के पास था, मगर जी ये तो अच्छा सा नहीं लग रहा। जरा इतनी ईमानदारी कहाँ दिखाई देती है जो ईमानदारी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने विश्व को बताया कि मेरे देश की अभी तक इतने सालों में जिन्होंने राज करके गए हैं उस देश को शौचालय देने का भी काम नहीं कर पाए, ऐसी सरकार इस देश में रही। कितनी बड़ी विचारधारा, कितना बड़ा दृष्टिकोण और इतनी ईमानदारी से कहना। उनके मनोबल की तो मैं कई बार सोचता हूँ कि इतना भगवान इतना मनोबल कैसे दे सकता है। कोई भी कानून पास हुआ हो या जम्मू कश्मीर की बात रही हो, सोचा ही नहीं कि सरकार रहेगी नहीं रहेगी, पर एक विचारधारा और संस्कार रहा कि जो इस देश का था वो देश को मिलना चाहिए, उसके साथ रहना चाहिए और इस देश का अंतिम छोर का व्यक्ति का उत्थान होना चाहिए, उनकी मनोस्थिति में रहा, उनके संस्कारों में रहा। आज बाबा साहब भीमराव रामजी अम्बेडकर जी की जयंती की शुरुआत की हमने और बाबा साहब की इस यूनिवर्सिटी के साथ किया, तो मेरे लिए तो यह अमूल्य है। मेरी अनुभूति के बारे में मैं आपको नहीं कह सकता, बहुत बड़ा लेक्चर देना मुझे आता नहीं है, ईमानदारी से बात करनी आती है। मुझे नहीं लगा कि अच्छा लगा या बुरा लगा होगा, पर आप सब की जितने साइलेंट रूप से आप सुन पा रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि अच्छा ही लग रहा होगा। मैं वाइस चांसलर राठौर जी मेरे साथ बैठी थी, मैम पालीवाल जी भी हैं, एक बैंकिंग सेक्टर जो हायर एजुकेशन के साथ एक बैंकिंग सेक्टर भी संभालती है। तो मैं पूछ रहा था मैम, क्योंकि वो मेरी कॉर्पोरेशन इसमें आता है मंत्रालय में, एक बहुत अच्छा बैंक जबकि SC/ST फाइनेंस कॉर्पोरेशन को दिल्ली में डुबा दिया गया, वहीं मैम ने एक बैंक को उतने ही पैसे जितने हैं उस समय कॉर्पोरेशन को मिले उतने ही पैसों में 1700 करोड़ में भी बनते इस समय ज़्यादा ही है। यानी जितने पैसे दिल्ली सरकार को SC/ST फाइनेंस कॉर्पोरेशन को दिए गए उतने ही पैसे मैम को दिए गए। यानी इनका 1700 करोड़ हुआ बैंक के, और उसमें पैसे तनख्वाह देने के लिए नहीं है। बहुत सारे अमेंडमेंट करने चाह रहा हूँ, आप सबका सहयोग भी चाहूँगा। ओपन रहना, जितना भी अमेंडमेंट हम कर सकते हैं समाज के लिए, शिक्षा प्रणाली से ले सामाजिक सुधार से लेके, क्योंकि सोशल वेलफेयर एंड जस्टिस का ये मंत्रालय है। SC/ST लोग जुड़े हुए, जब मैम बता रही थी कि 38% के आसपास यहाँ स्टूडेंट अनुसूचित वर्ग के यहाँ पढ़ते हैं, तो बड़ी खुशी हुई, क्योंकि दिल्ली के अंदर एक क्रांति लाने वाला है। दिल्ली की शिक्षा प्रणाली में रिजर्वेशन नहीं है, शायद आपको जानकारी ना हो। बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं, अगर इससे सहमत हो तो मुझे बता सकते हैं, असहमत हो तो वो भी कह सकते हैं। दिल्ली शिक्षा प्रणाली में रिजर्वेशन नहीं है, शायद जानकारी है आपको किसी को, इसका शोध करना, क्योंकि शोध यूनिवर्सिटी में खड़ा हूँ तो शोध भी करना। प्राइवेटाइजेशन में EWS के नाम पे एडमिशन होता है। हमारी सरकारी प्रणाली के बारे में मैं नहीं कह सकता, क्योंकि AWS का सर्टिफिकेट आज के दिन 50,000 से 1 लाख रुपये रिश्वत देने लगता है। जब वो एडमिशन के लिए अप्लाई करता है, उसके साथ साथ कुछ रिश्वत भी देने के प्रयास करने के बाद वो बच्चे आज उस स्कूल में जा पा रहे हैं।
जिनकी कहीं ना कहीं कैपेसिटी है, इकोनॉमिकल साउंड है। गरीब का बच्चा गरीब ही रह गया, मजदूर बन गया, सरकारी स्कूलों की तरफ उसको धकेल दिया गया। मैंने अभी मेरे जोन के लगभग 22 स्कूल हैं, मैंने सबको इकट्ठा किया, मैंने पूछा उनसे, प्रिंसिपल से सभी, डायरेक्टर्स भी थे, डिप्टी डायरेक्टर भी, तो मैंने पूछा कि आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, तो किसी का भी हाथ खड़ा नहीं हुआ कि मेरे बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। कितनी विडंबना है। दूध की रखवाली यानी दिल्ली को बैठा दिया गया, जिनके बच्चे खुद सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, तो उन सरकारी स्कूल के बच्चों का उदय कैसे होगा, ये सोचने वाला विषय। इस यूनिवर्सिटी से बहुत सारे बच्चे पढ़ के बहुत अपना गोल सेट किया होगा, पर मैं फिर कहूँगा, निवेदन करूँगा आज कि आप सब ने भी अंत्योदय का परिचय देना है। मैं राजनीति में इसीलिए आया, नहीं तो मैं भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, खूब अच्छा कामदार था, प्रैक्टिकल था जीवन में, पूरे जीवन प्रैक्टिकल नॉलेज रखी है, IQ ठीक है, तो व्यापारी था, और व्यापारी भी छोटा मोटा नहीं था, बहुत अच्छा व्यापारी था। अपने जीवन में इतनी जल्दी किसी ने अपनी कंपनी को उस स्तर पर पहुंचाया, मुझे आज कोई मिला नहीं। 7 साल में मेरी कंपनी 1000 टर्नओवर की कंपनी थी। प्रैक्टिकल वर्क किया जितना भी। तो जब सरकारी स्कूलों में अगर बच्चा जा रहा है और वहाँ पढ़ाई नहीं है, जो टीचर शिक्षक हैं उनके खुद के बच्चे प्राइवेट ट्यूशन में हैं, तो वो आत्मीयता कैसे हो सकती है उस बच्चे के साथ। तो जितने भी टीचर प्रोफेसर हैं, कहीं ना कहीं इन बच्चों के प्रति अपना योगदान अवश्य दें, श्रमदान दें, और जब भी समय लगे ऐसी बस्तियों में जाके देखना चाहिए। कि मैं लगातार जाता हूँ, क्योंकि मेरा फील्ड भी है और मेरा क्षेत्रफल भी ऐसा है, जहाँ 6 क्लस्टर्स हैं। जब उन क्लस्टर्स में जाके छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढते हैं और छोटी छोटी इच्छाएं हैं लोगों, तो बड़ी पीड़ा भी होती है और खुशी भी मिलती है कि इन लोगों की आज भी खुशी छोटी सी चीज़ में है। और पीड़ा ये भी है कि आज भी इस देश के अंदर आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी हमारे हिंदुस्तान के बच्चे या परिवार इस रूप में रह पा रहे थे, पीड़ाजनक। क्योंकि हमारे से बाद में जितने देश आज़ाद हुए, मैं अभी पीछे सिंगापुर घूमने चला गया, तो इतिहास देखा, उसकी इकनॉमी देखी, पूरे वर्ल्ड को रन कर रहा है। किस तरीके से उन्होंने अपने आप को डेवलप किया। पीछे एक बार एक मंत्री के सामने बैठा था, तो ऐसे अचानक बात कर ली मैंने कि आपने सभी कृषि भूमि को, कृषि मंत्री थे हमारे कैबिनेट के, तो मैंने उनसे पूछा कि ये दिल्ली की सारी कृषि भूमि को आपने एक्वायर करके विनाश कर दिया, अगर हमने तो डेवलपमेंट किया है, इंडस्ट्री लगा दी, तो ये पूरा रेगिस्तान अगर सऊदी अरब में चले जाए तो सभी लोग व्यापार नहीं करेंगे। ये रेगिस्तान की इतनी बड़ी भूमि पे अगर आपने पानी पहुँचा दिया, लाइट पहुँचा दी, तो क्या ये इंडस्ट्री वहाँ नहीं कर सकती क्या? पर दिल्ली के इतिहास में, क्या पूरे देश के इतिहास में आप देखिए कि सब कुछ हमारे देश की, यानी इतना सुंदर देश, मैं वर्ल्ड के लगभग 40 देशों में घूमा, पर ऐसा देश कहीं नहीं है। मैं एक बार तो अमेरिका सेटल होने के लिए चला गया कि चलो वही वजह, वहाँ 40 दिन रह के आया, मेरा मन घुटने लगा, वहाँ पे सांसें नहीं आने दी कि लोग कमाने जा रहे हैं, रहने जा रहे हैं, पता नहीं किस चीज़ को। पर मुझे तो यहाँ की जो आत्मीयता है, प्रेम है, स्नेह है, यहाँ के तीज त्यौहार है, यहाँ की संस्कृति और सभ्यता है, उसका कहीं कोई भी कंपैरिजन नहीं है पूरे वर्ल्ड में। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे एक दूसरे के प्रति जो श्रद्धा और आत्मीयता है, वो किसी भी विश्व में किसी भी कोने पे है ही नहीं। तो मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा आज सभी का, पूरे मंच पे बैठे हुए सभी प्रबुद्ध लोग हैं मेरे लिए, और मैं बहुत नया सा हूँ, आपका स्टूडेंट जैसा ही, ऐसे ही समझना। मुझे समय समय पे आपने पढ़ाना भी है, सिखाना भी है, और जितने युवा साथी मेरे सामने हैं, जितने टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, सब ने लगातार मेरे से संपर्क बना के रखना है। इस दिल्ली के से पूरे देश के अंदर क्रांति आती है, तो सोशल वेलफेयर से
इसको स्टार्ट करना है। और मेरे पास एक कोऑपरेटिव सेक्टर भी है जिसमें कुमार अभिषेक भी एक संस्था को देखते हैं। बहुत सारी अचीवमेंट्स यहाँ से हो सकती है। कोऑपरेटिव सोशल वेलफेयर और SC/ST, मैं उनसे भी निवेदन करूँगा, नंदिनी मैम मेरे सामने, इन बच्चों के लिए लोन का एक प्रावधान बनाइए। जब ये तीनों कॉर्पोरेट काम करेंगे आपस में तालमेल में, सोशल वेलफेयर का मतलब बहुत सारी ट्रेनिंग, अंत्योदय का फ्यूचर हो, कोऑपरेटिव से आप फाइनेंस से आप उनको मदद कर सकते हैं। और मैं अभिषेक से कह रहा था कि बहुत सारे स्टोर्स खोलें, ऐसे हम बहुत सारी कोऑपरेटिव बना के, यानी यूनिवर्सिटीज़ की भी कोऑपरेटिव बन सकती है। तो हर व्यक्ति के पास व्यापार भी होगा। और एक सबक मैंने सीखा है कि व्यापार से व्यवहार आता है। तो यहाँ का हर व्यक्ति इस देश में भागीदार होगा इसकी प्रगति के लिए, और ये देश विश्व गुरु अवश्य बनेगा। और बाबा साहब का संकल्प भी यही था कि ये देश उन्नति करे, प्रगति रहे और समानता के साथ ये जीवन जिए। और उनका जो जीवन था, जो इस देश के प्रति उन्होंने समर्पण किया, वो उनको सच्ची श्रद्धांजलि देगा। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। भारत माता की। वो 134वीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती है, उसको मनाने के लिए हम यहाँ उनके सम्मान में उपस्थित हुए। और मुझे लगता है जिन्होंने बाबा साहब ने पहली बार वास्तव में एक, मुझे लगता है एक मानव की तरह चिंतन किया और अपने चिंतन को तार्किक रूप प्रदान किया, बिना किसी पूर्वाग्रह के बाबा साहब का चिंतन था। और इस रूप में बाबा साहब ने एक महान समाज सुधारक के रूप में कार्य किया। सामाजिक न्याय और समता की बात ही नहीं की, उसे पाने के लिए संघर्ष भी किया। उसे कैसे पाया जा सकता है, इसका एक व्यवस्थित दस्तावेज संविधान के रूप में उन्होंने हमें दिया। बाबा साहब की यह एक रचनात्मक और विशिष्ट उपलब्धि है। विशिष्ट इसलिए कि लोग आंदोलन और आदर्श की बातें तो करते हैं, परंतु उसे पाने का मैंने देखा है कोई विकल्प या रास्ता नहीं बताते हैं। जनरली हम देखते हैं आंदोलन होते हैं, कभी कभी विध्वंसात्मक होते हैं, विरोध होता है, नारे लगाए जाते हैं, लेकिन जिस बात के लिए आंदोलन हो रहा है, जिस विजन के लिए आंदोलन हो रहा है, उसका रास्ता नहीं बताया जाता है। बाबा साहब की यही विशिष्ट और रचनात्मक उपलब्धि है कि बाबा साहब ने संघर्ष भी किया और संघर्ष करते इसमें जो सपना देखा, उस सपने को हासिल करने का एक बेहतरीन रास्ता और दस्तावेज दिया, जिसको आज के समय में हम संविधान कहते हैं। ऐसे महान पुरुष की जयंती पर हमारे बीच उपस्थित होकर हमें प्रेरणा और संदेश प्रदान करने के लिए प्रेरणा प्रदान करने के लिए मैं अपने माननीय मंत्री महोदय का हृदय से, पूरे विश्वविद्यालय की ओर से हृदय से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बाबा साहेब शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण माध्यम मानते थे। सामाजिक और आर्थिक मजबूती के लिए उनका मानना था कि व्यक्तिगत उत्थान का शिक्षा से बड़ा कोई अन्य माध्यम नहीं है। उनका मानना था कि अगर हम इंडिविजुअली स्ट्रांग होना चाहते हैं, अपने को एम्पावर करना चाहते हैं, तो केवल एक एजुकेशन एक जरिया है जिसके माध्यम से हम अपने को मजबूत, सशक्त कर सकते हैं और अपने को ऊपर उठा सकते हैं। बाबा साहब का स्पष्ट नारा था कि हम पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे। शिक्षा की इस बहुआयामी स्वरूप को समझते हुए, बाबा साहब के विचारों को आधार बनाते हुए, आधुनिक समय की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए विद्यार्थियों को बेहतरीन कोर्स डिज़ाइन कर बेहतरीन और अद्यतन शिक्षा देने का गंभीर प्रयास हमारी आदरणीय वाइस चांसलर महोदय द्वारा निरंतर किया जाता है। मैडम हमें निरंतर प्रेरणा, मार्गदर्शन देने और आज के इस कार्यक्रम में आपकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए आपका हृदय से आभार और धन्यवाद। बाबा साहब का बड़ा स्पष्ट मत था कि महिलाओं का उत्थान और समाज में लैंगिक समानता तब तक स्थापित नहीं हो सकती जब तक महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी, सक्षम नहीं होंगी,
महिलाओं की शिक्षा और उनकी क्षमता निर्माण के लिए विशिष्ट रूप से समर्पित इंदिरा गांधी तकनीकी विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर मैडम का भी मैं आज इस कार्यक्रम में हृदय से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। तकनीकी शिक्षा और उच्च शिक्षा की सभी कार्यक्रम एक जल की प्रवाह की तरह निरंतर सरलता से प्रवाहित हो रहे हैं, चल रहे हैं, कहीं कोई हमें अड़चन नहीं आती है। इसके लिए हमें प्रशासनिक रूप से अद्भुत समर्थन और सहयोग देने के लिए मैं अपनी आदरणीय सचिव महोदय मैडम का भी हृदय से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, इसी धन्यवाद का ही पार्ट है। 2014 और 15 में एक नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है दिल्ली में, वहाँ पे मैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त था। एक दिन की बात है, एक बालक युवा मेरे कमरे में अपने गार्जियन के साथ उपस्थित हुआ और उनके गार्जियन का नाम नहीं बताऊंगा, बड़े प्रसिद्ध गार्जियन हैं। तो उनके गार्जियन ने कहा, ये बालक आईएएस का एग्ज़ाम पास कर लिया है, इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है, इसको आप कुछ ज्ञान दीजिए। एक कहावत हमारे गांव में, किसी को अपनी बुद्धि और दूसरे का धन कम नहीं लगता है। तो ज्ञान देने में सब लोग आगे होते हैं, तो उसी भावना के तहत हमने भी कुछ ज्ञान दिया। ये अलग बात है, उस समय एक और वहाँ पे ऑफिसर थे जिनका नाम अभिषेक था, उस शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के डीएम थे। तो हम दोनों लोगों ने मिलकर के जितना हमें आता था ज्ञान कुछ दिया, बट हमारे ज्ञान का परिणाम नहीं, उस बालक ने अपनी क्षमता और प्रदर्शन से उस वर्ष आईएएस का एग्ज़ाम पास किया और वो बालक हमारे बीच आज उच्च शिक्षा के निदेशक के रूप में उपस्थित है। और निदेशक महोदय अभिषेक जी का मैं इस कार्यक्रम के जो प्रेरणा स्रोत हैं, प्रणेता हैं, रूपरेखा इन्होंने बनाई है, इसके लिए आपका हृदय से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और यहाँ पर उपस्थित हमारे जो प्राक्टन महोदय सत्यकेतु सर बैठे हुए हैं, अपनी ओजस्वी भाषण देने के लिए, स्वागत भाषण देने के लिए आपका भी हृदय से आभार और धन्यवाद। और यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों का, जिन्होंने जो अपनी अच्छी और अद्यतन शिक्षा के माध्यम से निरंतर समाज को एक सुंदर स्वरूप प्रदान करने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं, जिससे बाबा साहब का सपना साकारित होगा। आप सभी का भी यहाँ आगमन के लिए और आपकी गरिमा में उपस्थिति के लिए हृदय से आभार और धन्यवाद। बच्चों ने जो इतना धैर्य के साथ यहाँ पर, बच्चे विशेष रूप से आपका आभार और धन्यवाद, जो इतने धैर्य के साथ इतने समय तक आप उपस्थित रहे और इस कार्यक्रम को सुंदर बनाया। आपने बाबा साहब के विचारों को सुना और उसके लिए आपका धन्यवाद। और एक निवेदन भी, क्योंकि जो बातें मुझे प्रेरणा देती है तो कभी कभी मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ कि बाबा साहब का भी कहना था, मेरा भी कहना है, मेरा समझना भी है, मानना भी है, मेरा अनुभव भी है। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तभी आगे बढ़ोगे और तभी आप अपने को बदल पाओगे, समाज को बदल पाओगे। मोहम्मद रफ़ी का एक गीत मैं बहुत दिनों से याद करता हूँ, गुनगुनाता हूँ, बड़ी अच्छी गीत है, उसको अपना प्रेरणा स्रोत बनाओ। हमें अपने व्यवहार में, हम अपने प्रोफेशन में, मुझे लगता है कि हर दिन ये सोचना चाहिए। एक गीत गाते थे मोहम्मद रफ़ी, मुझको मेरे बाद ज़माना ढूंढेगा। कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा व्यवहार करो कि आप ऐसा कर जाओ कि आपको लोग याद करें, ज़माना आपको ढूंढे। इसी के साथ आप सभी का एक बार हृदय से आभार और धन्यवाद। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जगति तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ